हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने कई सेट सॉल्व कर लिए हैं। अप्रॉक्स 31-32 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज अगला सेट है। तो जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर, आरओ के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। इसके साथ साथ ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दोपहर 1 बजे जीएस के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कंप्लीट जीएस आप एक पास देख सकते हो दोपहर 1 बजे। तो चलिए बिना देर के आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें अंतरिम सरकार दी गई है जो 1946 में बनती है। सूची 1 में देखेंगे आसफ अली हैं, आई चुंद्रीगर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर जॉन मथाई हैं। ठीक है, इनको देखिए कौन कौन से विभाग दिए गए, रेलवे एवं परिवहन, खाद्य एवं कृषि, वाणिज्य, उद्योग और आपूर्ति। अब इनमें से बताना है किसको कौन सा विभाग दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन से कैसे आपको आंसर सॉल्व करना होता है। अगर आपको आसिफ अली पता है, मैंने पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में भी ये सॉल्व कराया है। तो रेलवे और परिवहन विभाग इनका था। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन किस में दिया गया है। पहले ऑप्शन आप देखेंगे केवल पहले ही ऑप्शन में दिया गया, आपको आंसर मिल जाता। अब इसके बाद अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना है तो ये खाद्य एवं कृषि से, फिर है आई चुंद्रीगर, ये थे वाणिज्य विभाग से, और डॉक्टर जॉन मथाई याद रखना है उद्योग एवं आपूर्ति। ऑप्शन ए राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अक्टूबर सितंबर 2021 से 22 के आंकड़ों के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। भारत हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा उपभोक्ता देश बन गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है। इसका क्या राइट आंसर होगा, कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 या आर्टिकल 29। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 29। ये किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण में। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। इसमें बसीन की संधि दी गई है, मैंगलोर की संधि है, इलाहाबाद की संधि है और राजपुर घाट की संधि है। ठीक है, इनको क्या करना है, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपना आंसर देख लीजिए, मैं बताती हूँ आंसर इसका। बसीन की संधि होती है 1802 में, मैंगलोर की संधि नोट कीजिए 1784 में, 1784 में, इलाहाबाद की संधि होती 1765। ये अब तक रट गया होगा आप लोग को, डे वाइज सीरीज में मैंने इसको इतनी बार कराया है। और राजपुर घाट की संधि याद रखिए 1806 में। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा 3214, ऑप्शन डी। तो बसीन की संधि होती है 1802 में, मंगलोर की संधि 1784 में, इलाहाबाद की संधि 1765 में और राजपुर घाट की संधि 1806 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस या काली खांसी। ठीक है, इसमें है, आप लोग अगर इंग्लिश में नाम जानते होंगे तो काली खांसी को पर्ट्यूसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस। वूपिंग कफ दिया गया है, इसी को पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो जब भी आप बैक्टीरियल डिजीज़ याद करेंगे, मैंने हमेशा ट्रिक बताई कि ज़्यादातर डिजीज़ ऐसी होंगी जो डिजीज़ का नाम है उनसे रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम होगा। जैसे इसका नाम क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, और इसको बोलते भी क्या है, पर्ट्यूसिस। तो ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, निमोनिया का देखिए होता है डिप्लोकोकस निमोनी, तो लास्ट में क्या आया, निमोनी। फिर है गोनोरिया का गोनोरिया गोनोरियाई। ठीक है, सिफिलिस का होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये याद रखना है। तो मैंने सारी डिजीजेज आपको बता दी है और ये क्लास मैंने 2 बार कराई, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में दी है। तो डिजीज से क्वेश्चन बनते हैं, वाइटामिन से भी आते हैं क्वेश्चन, तो ये टॉपिक आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नीचे ये 2 कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा उसका कारण है और उसके हिसाब से इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। अभी कथन है, तुर्क चाहते थे कि यूरोप के व्यापारी उनके साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। अब इसका कारण दिया गया 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। इसका क्या आंसर होगा, आप बताइए। देखिए इसका आंसर राइट होगा बी,
ए जो इसका कथन है वो गलत दिया गया है, इसका जो कारण है वो सही दिया गया है। क्यों? देखिए होता क्या है, 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि कारण में बताया गया है। अब इसके कारण जो पूर्वी देश होते और पश्चिमी देश होते, इनके बीच जो संपर्क वाला मार्ग था वो तुर्कों के अधीन था, और ये मना कर देते हैं अपने साम्राज्य के माध्यम से और अनुमति नहीं देते हैं कि आप व्यापार कर सकते हो, तो आपस में व्यापार बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर तुर्क चाहते थे कि यूरोप के व्यापारी उनके साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें, ये गलत दिया गया, वो नहीं चाहते थे। 7वां क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी व्यापार के गतिरोध के कारण हुआ था? ए है माधव स्वरूप वत्स, बी है विलियम फॉक्सवेल अल्ब्राइट, सी है ह्यूग ट्रेवर लैम्ब्रिक और डी है जॉर्ज फ्रैंकलिन डेल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम फॉक्सवेल अल्ब्राइट। ठीक है, अब देखिए माधव स्वरूप वत्स, ह्यूग ट्रेवर लैम्ब्रिक और जॉर्ज फ्रैंकलिन डेल्स, इनके अनुसार रावी और सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग में जो हुए थे परिवर्तन, उनकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन जो ये विलियम फॉक्सवेल अल्ब्राइट थे, इनके अनुसार क्या था, विदेशी व्यापार में जो गतिरोध हुआ उसके कारण इसका पतन हुआ। तो ये तीन लोग का मत एक सा था, और ये जो विलियम फॉक्सवेल अल्ब्राइट है इनका मत ये था जो क्वेश्चन में दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अलीवाल की लड़ाई दी गई है 1846, फिरोजपुर की लड़ाई, बद्दोवाल की लड़ाई और सोबराव की लड़ाई, सबका टाइम दिया गया है 1846 में। अब बताना इसमें से कौन सा सही नहीं दिया गया है, इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोजपुर की लड़ाई 1845 में होती है, ना कि 1846 में। यही यहाँ पर गलत दिया गया था, बाकी सारे सही दिए गए हैं। देखिए ब्रिटिश सेना और सिखों के बीच होता है ये अलीवाल की लड़ाई 1846 में, किसके किसके बीच, सिखों के और ब्रिटिश सेना के बीच। फिरोजपुर की जो लड़ाई है 1845 में, ये होती है तेज सिंह के अधीन सिख सेना और अंग्रेजों के बीच। फिर जो बद्दोवाल की लड़ाई है ये होती है रंजीत सिंह और मजीठिया, और हैरी स्मिथ के बीच। सोबराव की लड़ाई होती है, ब्रिटिश होता है हैरी स्मिथ और सिखों के बीच। तो ये आपको कुछ लड़ाई याद रखनी है, डेट भी आप देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम है? इसमें बिहार दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र दिया गया है। तो इनकी सीटें जब आपको पता होंगी तभी आप बता पाओगे। तो इनकी विधानसभा सीटों की बात करें तो सबसे कम है बिहार में, राइट आंसर क्या हो जाएगा बिहार। बिहार में कितनी है, 243 रख लीजिए। और यूपी की तो आपको याद ही होनी चाहिए, सबसे ज्यादा है 403। पश्चिम बंगाल की है 294, महाराष्ट्र में कितनी है 288। तो सबसे कम बिहार में 243, यूपी में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288। ऑप्शन ए राइट है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, सेकंड ऑप्शन है द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857, फिर है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, डी है 1857 फेसेट्स ऑफ गिराल्ट रिवोल्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो आपको ये भी पता होना चाहिए लिखी किसने, मैं ये टॉपिक करवा चुकी हूँ, और ये लिखा था वी.डी. सावरकर ने 1909 में, विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में। कौन सी पुस्तक है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सोनार है, सोनार दिया गया है, हाइपरसोनिक तरंगों का उपयोग करता है। सेकंड है पायरोमीटर, ये उच्च तापमान की माप करता है। थर्ड है हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप करता है। और रडार रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही गलत दिया गया है। सोनार हाइपरसोनिक नहीं, परासव्य तरंगों का प्रयोग करता है, अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करता है। यहाँ पर कौन सी दी गई हैं? यहाँ पर हाइपरसोनिक वेव्स दी गई हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। पायरोमीटर सही दिया गया है, जब उच्च तापमान की माप करनी होती है तो पायरोमीटर का उपयोग होता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप करता है, रेडार रेडियो तरंगों की। और सोनार किसका उपयोग करता है? सोनार यूज़ किया जाता है इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ठीक है, ना कि हाइपरसोनिक वेव्स का। 12th क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इससे प्रश्न कई बार आए भी हैं, और ये टॉपिक आप लोग ध्यान दे करके देखिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है मनसब फारसी भाषा का शब्द है। सेकंड स्टेटमेंट है मुगल काल के दौरान अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। थर्ड है मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। फोर्थ स्टेटमेंट है मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मध्य एशिया में हुई थी। इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, आपको बताना है अपना आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुगल काल के दौरान मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत हुआ था, और इसकी शुरुआत किसने की? अकबर ने की थी। तो ये आपको याद रखना है।
13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। देश में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया दी गई है, किर्गिस्तान की बिश्केक दी गई है, मोजाम्बिक की मापुटो दी गई है और ताजिकिस्तान की अशगाबाद दी गई है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ताजिकिस्तान की राजधानी जो है वो दुशान्बे है, ना कि अशगाबाद है। तो अशगाबाद किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की है। किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की। ओके, अगला प्रश्न है, चौलाई एक है, क्या है चौलाई? कैल्शियम प्रचुर सब्जी है, प्रोटीन प्रचुर सब्जी है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर सब्जी है या आयरन प्रचुर सब्जी है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरन प्रचुर। आयरन रिच वेजिटेबल है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो चौलाई बहुत लोगों को पता भी होगा, चौलाई एक तरह का साग होता है, जैसे कि आप सरसों का साग और ये सब सुने होंगे ना, वो उसी तरह का ये भी एक साग होता है जिसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स में आती है। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तुर्की भाषा तुर्क शासकों की मातृभाषा थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, फारसी भाषा तुर्क शासकों की प्रशासनिक भाषा थी। थर्ड है, मंगोलियाई भाषा तुर्क शासकों के धार्मिक कार्यों की भाषा थी। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। और इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा कथन सत्य दिया गया है। तुर्की भाषा तुर्क शासकों की मातृभाषा थी, फारसी भाषा तुर्क शासकों की प्रशासनिक भाषा थी, और जो अरबी भाषा है तुर्क शासकों की धार्मिक कार्यों की भाषा थी, ना कि मंगोलियाई। तो कौन सी थी यहाँ पर? अरबी याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन डी राइट है। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक की कमी दर्ज की गई है? सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और बिजनौर। इसका राइट आंसर बताना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यूपी की जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2021 की, वो आपको याद करना है। निम्न 5 जिले जिनमें वन आवरण में कमी आई है, उनमें सबसे पहले नंबर पर सोनभद्र है, दूसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर है, यहाँ पर 57.62 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है मिर्ज़ापुर में। फिर चंदौली याद रखना, उसके बाद बिजनौर याद रखना, और इसके बाद आता है सुल्तानपुर। तो आप सीरियल याद कर लीजिए, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, बिजनौर और सुल्तानपुर। 17th क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना या कौन सी घटना घटित हुई है? काकोरी ट्रेन डकैती, केरल में मोपला विद्रोह, चौरी चौरा कांड और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। अब बताना है इनमें से कौन सा सही दिया गया है। इसमें देखिए, अगर आपको रीडिंग का समय पता होगा तो ही आप कर पाएंगे, और इन सब का भी आपको समय पता होना चाहिए। बार बार मैं करा चुकी हूँ और आपको ये डेट याद रखनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बार बार डेट आपको बताई गई हैं। तो लॉर्ड रीडिंग का समय रहता 1921 से 1926। 1921 से 1926 ये हो गया रीडिंग का समय। ठीक है, 1921 मैं क्लियर लिख देती हूँ, शायद आप लोग को दिख ना रहा हो। तो 1921 से 1926 तक रहता है लॉर्ड रीडिंग। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब होती? 1925 में। तो आपको पता चल जाएगा हुआ या नहीं। फिर मोपला विद्रोह की अगर डेट याद हो, 1921 थी। चौरी चौरा कांड ये 4 फरवरी 1922 को होती है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है 1926 में। तो इसके अनुसार कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, सारे ही इसके समय पे हुए थे। अब आपका काम ये है, अगर आपको नहीं याद था तो इनको एक पास नोट करिए और इनको याद कर डालिए। वैसे गवर्नर जनरल और वायसराय सारे मैंने कराए हैं, लेकिन आप अगर टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले याद करिए, रीडिंग का समय 1921 से 1926, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, मोपला विद्रोह 1921 में, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922, फिर याद रखना है स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। ये सारे रख लीजिए और किसके समय पे हुए? रीडिंग के समय पे हुए। 18th क्वेश्चन है, यदि कोई क्षेत्र जहां वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण पूछा गया कितने डॉप्सन यूनिट से कम हो जाए जो उस क्षेत्र का ओजोन छिद्र का भाग माना जाएगा? 200 डॉप्सन, 220 डॉप्सन, 240 डॉप्सन या 250 डॉप्सन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि कोई क्षेत्र जहां वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट से कम है तो वहां पर ओजोन छिद्र का भाग माना जाएगा। ओजोन का सांद्रण लगभग कितना होता है? वो होता है 300 डॉप्सन यूनिट। कितना? 300।
अगला प्रश्न देखिए, 1970 के दशक में जम्मू कश्मीर सरकार ने किसके सहयोग से हंगुल प्रोजेक्ट तैयार किया था? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, विश्व वन्यजीव कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बताना है इनमें से कौन कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और विश्व वन्यजीव कोष इन्होंने मिलकर के हंगुल प्रोजेक्ट तैयार किया है और ये प्रोजेक्ट है कश्मीर हिरण के लिए, इनके संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ऑप्शन बी राइट होगा। 20वां प्रश्न है, एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा कारण है। बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। अभिकथन ये है कि पुर्तगाली तुर्कों और अरबों की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना चाहते थे। कारण है क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया था। बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं कि पुर्तगाली तुर्कों और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना चाहते थे और ये यूरोप और भारत के बीच एक समुद्री मार्ग भी खोज चुके थे। लेकिन ये इसका कोई कारण नहीं है। ये इसमें दोनों कथन तो सही हैं लेकिन ये सही इसकी व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी राइट होगा। पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच जो ये सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया था, इसके पीछे आर्थिक कारण भी थे और धार्मिक कारण भी थे, ना कि ये कारण था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। 21वां प्रश्न है, 1931 में प्रकाशित पुस्तक मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये सिंधु सभ्यता पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तक थी और ये किसने लिखी थी? जेम्स प्रिंसप ने, कॉलिन मैकेंजी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से किसी ने नहीं लिखी थी। तो लिखी किसने थी? जॉन मार्शल ने लिखी थी। किसने? जॉन मार्शल ने। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में दिया गया है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में, सी दिया गया राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, डी दिया गया भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान महोबा में। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये महोबा में नहीं, ये कहाँ है? वाराणसी में। बहुत बार ये प्रश्न सॉल्व करा चुकी हूँ। कहाँ पे है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। बाकी सारे सही हैं, याद कर लीजिए। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, आपने शायद एग्रो फॉरेस्ट्री करके याद किया हो तो वो कहाँ है? झांसी में है। इसका आंसर क्या राइट होगा? डी। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में अर्थव्यवस्था मंत्री के कार्य की देखरेख की थी? फ़कीर अजीजुद्दीन, भगवान दास, मोहकम चंद, हरि सिंह नलवा। इसका कौन सा आंसर राइट होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवान दास अर्थव्यवस्था का काम देखते थे और जो इसमें फ़कीर अजीजुद्दीन दिए गए हैं ये विदेश मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? विदेश मंत्री। ठीक है, 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 71वें संशोधन अधिनियम 1992, इसको जोड़ने के बाद अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर हो गई, कितनी हुई? 17, 18, 19 और 20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। देखिए 71st जो अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में, इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 जोड़ी गई थी और इससे रिलेटेड अनुसूची कौन सी है ये भी याद रखिए, ये है 8वीं। कौन सी अनुसूची है? 8th शेड्यूल है, ये याद रखना है। भाषा से रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है? 8वां है। तो इसकी संख्या कितनी बढ़कर हो गई? 18। अब आपको कमेंट करके बताना प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं हैं और भाषा से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और कब कब हुए हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। 2 बार मैं करवा चुकी हूँ और क्वेश्चंस में तो बार बार हो रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महारानी जिंदल कौर को जो पेंशन दी जानी थी अंग्रेजों ने उसे घटाकर 48,000 रुपये कर दिया था। पहले भैरोवल की संधि के तहत उन्हें कितनी पेंशन देने का फैसला किया गया था? 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या 5 लाख? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.5 लाख। तो ये कुछ क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व कराए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।